से। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसे? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के 1.5 दशक पुराने अलायंस के अंत की शुरुआत हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बदले हुए तेवर से इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी एक कार्यक्रम में कहा कि सत्ता जाती है तो जाए, लेकिन वे अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के 1 दर्जन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके जवाब में सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार कोई अति पिछड़ा नेता प्रधानमंत्री पद की रेस में उतरा है। यानी जिस प्रदेश में मोदी का सबसे ज्यादा विरोध था, वहीं भाजपा ने सबसे पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद की रेस में बताया है। नरेंद्र मोदी को अति पिछड़ा और पीएम का दावेदार बताकर सुशील मोदी ने नीतीश के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई है। कानून मंत्री अश्वनी कुमार से कांग्रेस के नेता काफी नाराज हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ अश्वनी कुमार ने कोलेटरल डैमेज की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे लोगों की वजह से नुकसान हुआ है। उनकी इस बात से कांग्रेस नेता भड़के। एक मंत्री ने तो वहीं उनको टोका और कहा कि आपकी वजह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नुकसान हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा नाराजगी दूसरे कारणों से है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि सोनिया और राहुल गांधी के बनवाए तमाम महत्वाकांक्षी बिल अटक गए। खाद्य सुरक्षा कानून से लेकर भूमि अधिग्रहण बिल तक सब इस बार पास होने थे। इसी तरह पी चिदम्बरम ने पश्चिम के देशों को बीमा क्षेत्र में FBI बढ़ाने का भरोसा दिया था, वह बिल भी अटक गया। अब कुछ विधेयकों को अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की बात हो रही है। कांग्रेस नेता इसके लिए अश्वनी कुमार को जिम्मेदार मान रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जितनी चिंता देश में है, उतनी ही चर्चा के CBI जैसी जांच संस्थाओं पर भी है। हर कोई इस सवाल से जूझ रहा है कि ऐसा क्या हो जिससे जनता में ये भरोसा बने कि भारत में ईमानदार और निष्पक्ष जांच का मैकेनिज्म है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत सरकार की मौजूदा कानूनी टीम की अक्षमता से वह सच सामने आया है जिसके बारे में अब तक सिर्फ अटकलें लगाई जाती थी। CBI स्वतंत्र नहीं है, यह आरोप का विषय था। पक्के तौर पर सबूत के साथ, और वह भी सर्वोच्च अदालत में इसकी पोल खुली है, तो उसके लिए जिम्मेदार देश के आला कानूनी अधिकारी हैं। कोयला खदान आवंटन के जिस मामले की जांच CBI सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कानून मंत्री ने मंगवाई, उसे देखा और उसमें संशोधन कराए। इस पूरी कवायद के दौरान कहा जा रहा है कि देश के अटॉर्नी जनरल, एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और CBI के निदेशक भी मौजूद थे। कोयला और प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी इस कवायद का हिस्सा बने। उससे भी दुखद यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने देश के कानूनी अधिकारियों ने झूठ बोला। यह तथ्य छिपाया कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है और उसे बदलवाया है। जब CBI निदेशक के हलफनामे से झूठ की पोल खुली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका भरोसा टूटा है। जांच प्रक्रिया की सारी बुनियाद हिल गई है। इससे सबक लेने की बजाय कानूनी अधिकारी आपस में लड़ने लगे और झूठ का कारोबार उसके बाद भी जारी रहा। देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल GE वाहनवती अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं देखी, जबकि कानून मंत्री अश्वनी कुमार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अटॉर्नी जनरल मीटिंग में मौजूद थे। इस्तीफा देने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने भी अपनी चिट्ठी में कहा है कि वाहनवती बैठक में मौजूद थे। बहरहाल असली मुद्दा इन कानूनी अधिकारियों के निजी आचरण का नहीं है, बल्कि सरकार और उसकी कानूनी टीम और जांच एजेंसी के बीच
संबंधों और उनके कामकाज का है। हरेन रावल अकेले नहीं है जिन्हें किसी दबाव या विवाद की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है। अश्वनी कुमार के कानून मंत्री रहते सॉलिसिटर जनरल रोहिंटन नरीमन ने इस्तीफा दिया। उनसे पहले इसी सरकार में वीरप्पा मोइली के कानून मंत्री रहते सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यन ने इस्तीफा दिया और माना कि उनके ऊपर सरकार की ओर से दबाव था। सो यह अब जाहिर है कि कानून मंत्री यानी सरकार मनमाफिक काम के लिए एजेंसियों पर दबाव बनाती है और कानून अधिकारियों की टीम को भी दबाव में रखती है। तभी यह सवाल उठा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को स्वायत्तता दिलाएगी। यह सवाल बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट खुद कोई कानून नहीं बना सकता है और न सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। उसे संसद के बनाए कानून की समीक्षा का अधिकार है, लेकिन अदालतें चाहें तो ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं जिससे जांच एजेंसियों को स्वायत्तता मिले। लेकिन ऐसा रास्ता केंद्र की सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में कहे कि सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट सरकार के किसी आदमी को नहीं दिखानी है और न जांच के दौरान उनसे कोई निर्देश लेना है, तो इससे एक परंपरा शुरू होगी। सीबीआई निदेशक ने कहा भी कि अगर अदालत कहे तो वे अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भी नहीं दिखाएंगे। जाहिर है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने हर बड़े मामले में उसकी देखरेख में जांच की याचिका दायर होगी और कोयला घोटाले की जांच पर दिए अदालत के फैसले से एक स्थायी परंपरा बनेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर हुई टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने
तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। सरकार की ही बदौलत भ्रष्टाचार होता है, इसलिए उसके छाते में कोई एजेंसी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकती है। इस बात से ही लोकपाल का विचार निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में विशेष जांच दल का तरीका निकाला। असल बात पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, स्थायी व निष्पक्ष बनवाना है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ रिटायर्ड चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद है। भगवती जी, देश की न्यायिक व्यवस्था और वकील बिरादरी के लिए अटॉर्नी जनरल, कानून मंत्री, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये सब बहुत बड़े अधिकारी माने जाते हैं और ये एक तरह से रोल मॉडल की भूमिका में होते हैं। मगर अभी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के मामले में ये जिस तरह एक्सपोज हुए हैं या सफेद झूठ बोलते हुए पकड़े गए, तो ये आखिर ऐसा होना, इस तरह की टीम का बनना किसकी वजह? ये न्यायिक व्यवस्था का एक के प्रतिनिधि चेहरे माने जाए इनको, या ये राजनीतिक लीडरशिप की गलत चॉइस थी, या आखिर इसको इनको किस तरह लिया जाए? देखिए, ये सीधी सी बात है कि अदालत में जब भी वकील उपस्थित होता है वो अपने पक्षकार की जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके लिए जो कुछ भी संभव बहस है वो करे, लेकिन वो बहस कानून सम्मत होनी चाहिए। इस प्रकरण में ऐसा हुआ कि पक्षकार का एक प्रतिनिधि अदालत के सामने आके कह गया कि जो कुछ वकीलों ने कहा है वो गलत है। तो इस तरह का झूठ बोलना वकील और वकील की उस व्यवस्था को जिसको वो प्रतिनिधित्व देता है वो गलत है। नहीं, लेकिन अटॉर्नी जनरल भानुमति या रावल, इनको अगर ये कहा गया कि भाई ये हमारा पक्ष है, सरकार ने कहा, कानून मंत्री ने कहा ये हमारा पक्ष है, भले बाकी लोग झूठ माने लेकिन सत्य हम ये मानते हैं, ये आपको कहना, तो फिर उसमें वो दोषी ठहरेंगे। देखिए, वकील सिर्फ क्लाइंट के कहने से जो कुछ क्लाइंट ने कहा उसको पूरा सत्य मान के नहीं बोल सकता, उसे अपना दिमाग लगाना पड़ता है, उसे एसेस करना पड़ता है। और इस स्थिति में तो ये है कि कानून मंत्री खुद आरोपी था। नहीं, वो आरोपी, वो मान रहे हैं कि वो, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से जो तथ्य होंगे, जो फाइलों में होंगे, वो बनाए होंगे, वो लिखा होगा, और उसी हिसाब से अपने कानूनी टीम को भी कहा कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट में कहो, या ये हलफनामा बनाओ, ये स्टेटस रिपोर्ट होना चाहिए। तो उसमें क्या हर्ज है? देखिए, स्टेटस रिपोर्ट ये थी, स्टेटस रिपोर्ट बनाकर अदालत पे पेश करनी है, और उससे पहले अदालत का निर्देश था कि इसे सरकार को न दिखाया जाए। सरकार को दिखाना या न दिखाना ही इस वक्त तक जो है तर्क का विषय है। सरकार को दिखाई गई और ये कहा गया कि सरकार को नहीं दिखाया गया। तो ये तो सफेद झूठ था। ये तो सफेद झूठ नहीं, तो ये सफेद झूठ, इस सफेद झूठ के लिए आप किसको जिम्मेवार मानेंगे? या पूरी कानूनी टीम जो केंद्र सरकार की है वही दोषी कटघरे में आती है? देखिए, प्रश्न ये है कि अटॉर्नी जनरल वकीलों का नेता गिना जाता है। बार काउंसिल में अटॉर्नी जनरल का विशेष स्थान है और वकीलों की अपनी संहिता है। वकील इसलिए नहीं होता कि उसका अपराधी या कोई भी जो उसका क्लाइंट है वो गलत करे तो उस गलत बात को गलत तरीके से अदालत में पेश करे, ये अधिकार वकील को नहीं है। वकील को कानून सम्मत उसका डिफेंस करना। उस नाते इनका क्या रोल रब मानेंगे आप? गलत था रोल। देखिए, अटॉर्नी जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो भी है उसे अदालत में वही बात कहनी पड़ेगी जो कानून सम्मत। अगर वो कानून के विरुद्ध है तो वो इस बात का अधिकारी नहीं रहता कि वो अदालत में खड़ा होकर कोई झूठ बात कहे। नहीं, उसमें एक अभी जो सीबीआई के डायरेक्टर ने जो बाद में बात कही कि हम क्योंकि सरकार के हिस्सा है इसलिए हमने अपने रूटीन में जो सरकार को कहते हैं वो हमने किया, तो उस नाते फिर वो रूटीन में या सरकार के हिस्से के नाते अटॉर्नी जनरल और इन सब ने अगर सरकार के हिस्से के नाते व्यवहार किया तो इसमें देखिए, इसमें एक वर्जना अदालत ने पहले लगा दी थी। तो जिस समय ये वर्जना लगाई गई तो उससे पहले उस अधिकारी को अदालत के सामने आके कहना चाहिए था, अदालत की आज्ञा लेनी चाहिए थी कि साहब आपने तो ये कहा है कि मत दिखाइए, पर मेरा पद ये कहता है कि मैं दिखाऊं। तो ये अदालत के विवेक पर था कि अदालत कहती या नहीं कहती। तो अदालत के आदेश की अवमानना में जब ये रिपोर्ट दिखाई, मतलब ये अदालत के अवमानना के कारण ये है, इसलिए ये गंभीर है। लेकिन बाकी तो सीबीआई एक तरह से प्रशासनिक हिस्सा सरकार का है। देखिए, वो एक विवाद का विषय हो सकता है क्योंकि सीबीआई सरकार का
हक है, ये तो ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन अदालत का भी कुछ अधिकार है। अदालत अपने अधिकार से कहती है कि आप हमें एक ऐसी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए जिसमें ये पता लगाइए कि इसमें अपराधी कौन है, और उस अपराधी होने में यदि सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री या सरकार खुद वो है, तो उस समय अदालत ये अपेक्षा करती है कि जो उसके निर्देश हैं उनकी अक्षर से पालना हो, और जो सच में है वो उसके सामने आए। नहीं तो उसमें फिर ये जो तल्ख टिप्पणी हुई है अदालत की कि हमारा विश्वास टूटा है और पूरा ये प्रक्रिया, ये फिर विश्वास इस बात को किस तरह कानूनी तौर पर कैसे लिया जाए? विश्वास अदालत किन्हीं खास एजेंसीज के मार्फत काम करती है, और एक एजेंसी पे अदालत ने विश्वास किया कि आप ये रिपोर्ट बनाइए और हमारे सामने पेश कीजिए और किसी को मत दिखाइए। जब वो किसी और को दिखा दी जाती है तो वो अदालत का विश्वास टूटना सच कहा है। नहीं तो अब उसमें उसके अंत परिणति में क्या ये संभव है कि अदालत उसको सचमुच में जिम्मेवार या एक स्वतंत्र बनाने के लिए कुछ करे तो वो कानून सम्मत होगा? देखिए, वो सीबीआई को स्वायत्त अपनी तरह से या संवैधानिक संस्था बना सकती है अदालत? देखिए, अब तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दी हुई हर तरह की गाइडलाइन मानी है, और ये कह के मानी है कि संविधान का जो अंतिम इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो कहे वो कानून है। उस नाते अगर सुप्रीम कोर्ट पहल करती है, अदालत अभी बेंच पहल करती, तो उसको सीबीआई को लेकर उसमें सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। देखिए, अब तक के जितने फैसले हैं, जैसे जजों का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 का कॉलेजियम होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, पर अदालत के इस फैसले को सरकार ने माना। तो सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को सम्मान देती आई है और जो मानने की परंपरा चली आई है, उस अनुसार ये सब कुछ होना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी संस्था गिनी जाती है, हर आदमी चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो तो सीबीआई से हो, लेकिन अतीत में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं वो सीबीआई के लिए प्रश्न चिन्ह बनाती हैं। भगवती जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। देश के सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत, एक कैदी की मौत, 3 जख्मी, एक कैदी हुआ फरार।
हजारों लोगों ने दी नम आंखों से सरबजीत को अंतिम विदाई। दलवीर ने दी मुखाग्नि, राहुल और बादल रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में बेखौफ हुए अस्मत के लुटेरे। ब्यावरा में नाबालिग से गैंगरेप, बैतूल में दबंगों ने महिला को किया निर्वस्त्र। केरल की हरिता बनी सिविल सर्विसेज में टॉपर। तीसरा रैंक लेकर स्तुति चारण ने भी बढ़ाया राजस्थान का मान। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राजस्थान का डंका। इरफान बने बेस्ट एक्टर, चाइल्ड एक्टर वीरेंद्र राठौर भी हुए सम्मानित। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दो गुटों के बीच झड़प की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक इस झड़प में एक कैदी की मौत हो गई है, जबकि कई कैदी घायल हुए हैं। मृतक कैदी का नाम जावेद बताया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल 3 कैदियों को दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झड़प के बाद एक कैदी के फरार होने की भी खबर है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में 16 दिसंबर की रात चलती बस में गैंगरेप मामले के गवाह द्वारा प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू की सीडी को सुनवाई के दौरान सबूत नहीं माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर की अगुवाई वाली बेंच ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इंटरव्यू चार्जशीट दाखिल होने के बाद दिया गया था, जिसके चलते इसे सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। इधर लाहौर की कोट लखपत जेल में बर्बरता का शिकार हुए सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भिकीविंड में किया गया। सरबजीत सिंह को मुखाग्नि उनकी बहन दलवीर कौर ने दी। उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ मौजूद रही। सरबजीत को अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर समेत कई बड़े नेता भिकीविंड पहुंचे। आपको बता दें कि सरबजीत सिंह पर 26 अप्रैल को कोट लखपत जेल में उनके साथी कैदियों ने जानलेवा हमला किया था। इसके बाद वो डीप कोमा में चले गए थे और 2 मई को लाहौर के जिन्ना अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इधर पाकिस्तान में बदनीयत का शिकार हुए सरबजीत सिंह के अमृतसर में हुए पोस्टमार्टम से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। भिकीविंड के नजदीक पट्टी गांव के सिविल अस्पताल में सरबजीत का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम के अहम सदस्य डॉक्टर गुरजीत सिंह मान ने बताया कि सरबजीत के शरीर से दिल और किडनी निकाल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरबजीत के शरीर पर चोट के बहुत निशान हैं। उनके सिर की कई हड्डियां टूटी हुई हैं और सिर पर गहरे घाव हैं। गुरजीत सिंह ने कहा कि रिपोर्ट के आने के बाद ही सरबजीत की मौत के समय का पता चल सकेगा। इधर जम्मू की कोट भलवार जेल में हमले के शिकार सनाउल्लाह खान को बेहतर इलाज के लिए चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। सनाउल्लाह को एयर एम्बुलेंस के जरिए चंडीगढ़ पहुंचाया गया। मेदांता अस्पताल की एक टीम भी इस शिफ्टिंग के दौरान सना की देखरेख के लिए खास तौर पर मौजूद रही। आपको बता दें कि सनाउल्लाह पर शुक्रवार को जम्मू जेल में कुछ कैदियों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान में सरबजीत की हत्या और चीनी घुसपैठ की तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एनडीए के सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जिसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली, एनडीए संयोजक शरद यादव समेत एनडीए सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मौके पर लालकृष्ण आडवाणी ने बताया कि एनडीए ने अपने ज्ञापन में चीनी घुसपैठ और सरबजीत की हत्या के मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने इन दोनों मुद्दों पर सरकार से विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया है। ये इतनी गंभीर बातें हैं कि जिनके कारण हम समझते हैं कि सरकार को, संसद को भी एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ सरबजीत सिंह का केस, और क्या यह सही है कि सरबजीत सिंह के केस में उनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी अब तक और फिर भी रिहाई नहीं हुई।
सरकार ने इसके बारे में क्या किया, ये हम उनके साथ जानना चाहेंगे। राष्ट्रपति जी से तो हमने निवेदन किया कि इन दोनों बातों के बारे में वे सरकार को, प्रधानमंत्री को उचित सलाह दे और सावधानी बरतने की उनको हिदायत करें। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरबजीत की मौत के बाद इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि भावावेश में आकर उन जेलों में बंद दूसरे कैदी कोई अनुचित कदम उठा लें। दूसरी तरफ उमा ने कहा कि सरबजीत की हत्या पाकिस्तान की सरकार ने कराई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने शुक्रवार को नए मौद्रिक नीति का ऐलान किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, जिसके तहत अब नया रेपो रेट 7.25 हो गया है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में भी कटौती की है, जबकि सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि जनवरी 2013 से केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट दरों में ये तीसरी कटौती है। Situation, we've decided to reduce the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) by 25 basis points, from 7.5% to 7.25%. Consequently, the reverse repo rate under the LAF, determined with a spread of 100 basis points below the repo rate, gets calibrated to 6.25%. Similarly, the marginal standing facility (MSF) rate, determined with a spread of 100 basis points above the repo rate, and also the bank rate, stand adjusted to 8.25%. These changes have since come into effect immediately after the announcement. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर अपनी अदाकारी से उल्लेखनीय काम करने वाले प्राण सिकंद को दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल समेत फिल्मी दुनिया की बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत इरफान खान को, पान सिंह तोमर और विक्रम गोखले को अनुमति के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। पुरस्कार पाने वालों में देख इंडियन सर्कस में काम करने वाले राजस्थान के चाइल्ड एक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर भी शामिल रहे। इसके अलावा सिनेमा के 100 सालों में अहम योगदान देने वाले देवानंद, राजेश खन्ना, गीता दत्त, स्मिता पाटिल और यश चोपड़ा को इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किए गए। इधर 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सभी विजेताओं को बधाई दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अभिनेता प्राण के सिनेमा में योगदान को याद किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रणब मुखर्जी ने भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर समाज में सिनेमा के योगदान को भी याद किया। Congratulations also go to all the national film award winners. This medium was effectively used to strengthen the tradition of storytelling in our country. Later, as years went by, cinema evolved into a powerful medium encompassing all regions and all languages of India, and this reflecting the socio-political aspirations of our people. यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसके मुताबिक केरल की हरिता वी कुमार इस परीक्षा की टॉपर रही हैं। केरल के ही श्री राम ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि तीसरा स्थान स्तुति चारण को मिला है। इस परीक्षा में कुल 998 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जिनमें से 753 पुरुष और 245 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। टॉपर हरिता केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं और फिलहाल बतौर ट्रेनी अफसर आईआरएस फरीदाबाद में तैनात हैं। सिविल सेवा के नतीजे शुक्रवार को घोषित हो गए। राजस्थान के से कई अभ्यर्थियों का सिविल सेवा में चयन हुआ है। बाड़मेर की स्तुति चारण ने अखिल भारतीय स्तर पर तीसरा रैंक हासिल की। चित्तौड़गढ़ के मयूर दीक्षित ने 11वीं रैंक हासिल की है। मयूर वेटनरी डिपार्टमेंट के उपनिदेशक डॉक्टर उम्मेद के पुत्र हैं। जफर मलिक 97वीं रैंक और जाफर मदन मोहन को 756वीं रैंक मिली है। सीकर के मुकेश कुमार भाबू ने
410वीं खाचरियावास सीकर के सुरेंद्र लामा ने 380वीं, नागौर के नथमल डिडेल ने 35वीं, डिडवाना खोजास गांव के पुनीत बिजारनिया ने 810वीं और रेनवाल के पंकज कुमावत ने पहले प्रयास में 371वीं रैंक हासिल